छोरो थोड़ो कूक्यो, मान लो कोई भुट्टी लागूड़ हुई नहीं बिस्तर में, टाबर का कांटो लागी और कूकी का आप दौड़ा 5 रुपये नारियल ले मत मोड़ी बांध फिर मेलदा छोरो अडी की बस बोलो रहे हो ये को रहे हो नहीं रहे हो तो हम चेक करेगी कांटो हाटो लागूड़ हुए, पहले चेक नहीं करते तो। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक और नई वीडियो के साथ। पिछले लेसन में अपन पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। इसमें अपन ने हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि और पूरे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जानकारी ली थी। आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि पे। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं पीनियल काय के बारे में। ये भी अपने मस्तिष्क में ही पाई जाती है। डाइएन्सेफेलॉन जिसे अपन ने बनाया था, उसकी निचले हिस्से को अपने हाइपोथैलेमस बोला था, ऊपरी हिस्से को एपिथैलेमस बोला था। तो ये एपिथैलेमस से जुड़ी रहती है। पीनियल काय श्वेत रंग की ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से थोड़ी सी बड़ी है। इस पीनियल काय को मानवों की या जंतुओं की बायोलॉजिकल क्लॉक अर्थात जैविक घड़ी या तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। तीसरी आंख कहाँ तो शिव जी खुली है नहीं, हाँ काम धार खोली। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी। क्यों कहते हैं इसको जैविक घड़ी? ये क्या करती है आपको पता हो ना, अपना शरीर जो है ना, इसके अंदर जितनी क्रियाएं होती है ना, जैविक क्रियाएं, ये एक निश्चित समय अंतराल बाद इनकी वापस पुनरावृत्ति होती है। आपको बताओ तो 24 घंटे का शेड्यूल फिक्स रहता है। जैसे मान लो अपन दिन भर काम करते हैं, कोई आदमी रात को 8 बजे सोता है, कोई 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है। तो जैसे उसके सोने का टाइम होगा उसको नींद आना शुरू हो जाती है। कोई आदमी की आदत है दिन को सोता है तो दिन को उसे नींद आएगी। होता है कि नहीं होता है? मतलब जैविक क्रियाओं की एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। कई आदमी सुबह 5 बजे जागे, कई 6 बजे जागे, कई 7 बजे जागे। फिर आप आंगा जता है 4 जूत नहीं पड़ जाते, अब जागे ही कौन? ये सब जो नियंत्रित करने का काम है वो कौन करती है? ये पीनियल काय करती है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है मेलेटोनिन। ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये अपनी शरीर की जो रक्त वाहिनियाँ होती है उन पे क्रिया करता है और उनको संकुचित कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये मेलेटोनिन इन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में MSH एक हार्मोन पढ़ा था अपन ने, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ना। इसे कहते हैं मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसके विपरीत काम करता है मेलेटोनिन। सरीसृप है, एम्फीबियन है, इस वर्ग के। एम्फीबियन मतलब उभयचर, जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं। सरीसृप में छिपकली ये वगैरह आते हैं, किल्डा वगैरह फिर ना हमने, हाँप है, किल्डा है, गो है, पाटण गो, चंदन गो, बेहगली है ना। ये सारी किसमें आती है? ये सरीसृपों में आते हैं। ये वर्णक इनके अंदर क्रियाशील रहता है, MSH और ये मेलेटोनिन। मेलेटोनिन अपने शरीर में भी क्रियाशील है, अपने मैंने कहा ना जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। लेकिन यदि कलर और त्वचा के रंग के बारे में बात करें तो ये उन जीवों में क्रियाशील होता है। अपने शरीर के अंदर MSH और मेलेटोनिन वर्णक जो ये जो हार्मोन है, इनका कलर से संबंधित कोई काम नहीं होता है। उन जंतुओं के अंदर ये MSH कलर को गहरा करता है, काले रंग का। मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। और जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये उस रंग को हल्का करने का काम करता है। पता होगा आपने छिपकलियाँ वगैरह देखी होगी, इनके अंदर इनके शरीर में जो है वो आसपास के वातावरण के अनुसार हल्का सा कलर चेंज करने की क्षमता होती है। नहीं, देखना आप छिपकली को, जैसे इस दीवार पे बैठी है तो इसके अनुसार उसका कलर दिखेगा, और उसी को आप किसी ब्लैक दीवार पे रख दो तो उसके अनुसार उसका कलर हो जाता है। जिन्हें आपन लागे बेटी आ थोड़ी काली छिपकली है, आ थोड़ी गोरी छिपकली है, होती वो की वो है। उनके अंदर ये हार्मोन क्रियाशील रहते हैं, जिनकी वजह से उनमें कलर को है जो बदलने की वो क्या होती है? क्षमता होती है। यदि मानव शरीर के अंदर बात करें तो ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये लैंगिक परिपक्वता को रोक के रखने का काम करता है। यौवन आरंभ अवस्था पढ़ी थी अपन ने, महिला और पुरुषों में अलग अलग होती है। 14 से 15 साल की आयु पुरुषों में और आयु 11, 12, 13 साल की आयु महिलाओं में लैंगिक परिपक्वता की होती है। तो ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ये इस लैंगिक परिपक्वता को रोक के रखने का काम करता है। यदि ये मेलेटोनिन ज़्यादा बढ़ता है ना शरीर में
तो लैंगिक परिपक्वता देरी से आती है। ये जो पीनियल काय है ग्रंथि, ये ज़्यादा लंबे समय तक क्रियाशील नहीं रहती है। ये 13-14 साल की उम्र आने के बाद इसमें कैल्शियम वगैरह के लवण जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये अक्रियाशील अवस्था में पहुंच जाती है, जिसको ब्रेन सैंड, दिमाग की रेत भी कहते हैं। अक्रियाशील होने के बाद पीनियल काय के बाद अपन नंबर 4 पे देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। ये तितली के आकार की होती है, ये कंठ पे पाई जाती है, गले के क्षेत्र में, यहाँ पे अपना कंठ है, इसके ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपसे ये पूछ लेना कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसमें अंतःस्रावी नाम साथ में नहीं आए, तो आपका उत्तर होगा यकृत। वो एक बहिस्रावी ग्रंथि है जिसका वजन 1 से 1.5 किलो के बीच होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये किसके कहे अनुसार काम करती है? इस पीयूष ग्रंथि के कहे अनुसार काम करती है। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, TSH कहते हैं जिसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको कहते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? ये इसको सूचना देगा कि तू आगे काम कर। और इस हार्मोन को बनाने के लिए इस पीयूष ग्रंथि को जो सूचना मिलेगी वो किससे मिलेगी? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस एक मोचक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है TRH, थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन। इससे पीयूष ग्रंथि को ये सूचना मिलेगी कि मुझे ये बनाना है, ये बनाएगी, और इसकी सूचना किसको मिलेगी? थायराइड ग्रंथि को। तब थायराइड ग्रंथि आगे हार्मोनों का निर्माण करेगी। थायराइड ग्रंथि के द्वारा भी 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। आपके तो एक ही दे रखा है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को मिला के थायरोक्सिन कहते हैं। एक को T3, एक को T4 कह सकते हैं। और दूसरा इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होगा उसे कहते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन बनाती है। T3, T4 दोनों को मिलाकर के किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन कब बनेंगे? जब TSH बनेगा। जब TSH इस पे आएगा तब इन हार्मोनों का निर्माण होगा। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता है ना, इस थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक आयोडीन होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के थायरोक्सिन हार्मोन बनेंगे, एक में आयोडीन के 4 परमाणु होंगे और एक में आयोडीन के 3 परमाणु होंगे। टेट्रा आयोडोथायरोनिन एक हार्मोन का नाम होगा, दूसरे का नाम होगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई मतलब 3, आयोडो मतलब आयोडीन के परमाणु, थायरोनिन। और T4 में है टेट्रा आयोडो का मतलब 4 आयोडीन, थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। आपको मिला के केवल इतना याद रखना है, थायरोक्सिन का निर्माण करती है। और एक दूसरा हार्मोन कौन सा है? कैल्सीटोनिन। ये हार्मोन इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन मनुष्य के वृद्धि को प्रभावित करता है। पीछे अपने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, कमी से बौने रह जाते हैं, अधिकता से मोटे हो जाते हैं। वो हार्मोन इस थायरोक्सिन की उपस्थिति में ही काम करता है, अर्थात ये दोनों मिल के काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन अकेला काम नहीं करता है। ग्रोथ हार्मोन बन गया पीयूष ग्रंथि से, अब वो आगे बॉडी में बैठ रहेगा, अडीगी। किन अडीगी? थायरोक्सिन ने। जब ये थायरोक्सिन मिलेगा तो दोनों हाथ पकड़ोड़ा, हाथ आ जाए, बस शरीर में काम करे, अकेला काम नहीं करता है। तो इसका वो दोस्त है कौन? वृद्धि हार्मोन, जो किसके द्वारा बनता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ये दोनों मिल के कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है? ये अपना मानसिक विकास भी करता है, दिमाग डेवलप होता है इसके द्वारा, थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण। यदि ये थायरोक्सिन हार्मोन उपस्थित नहीं होता है तो व्यक्ति दिमाग से पैदल हो जाता है। पैदल होने का मतलब उसका दिमाग विकसित है नहीं होगा, दिमाग अविकसित रह जाता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन बनना है तो उस बनने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? आयोडीन उपस्थित रहना चाहिए। अब यदि थायरोक्सिन से संबंधित कोई बीमारियां वगैरह होती है तो सामान्यतः वो आयोडीन की कमी के कारण ही होती है, क्योंकि यदि अपने शरीर में आयोडीन उपस्थित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, आयोडीन उपस्थित नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है ना। यदि इससे संबंधित कोई बीमारी होती है तो किसकी कमी के कारण होती है? सामान्यतः आयोडीन की कमी के कारण। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये केवल यहीं पे जीव के जन्म के बाद ही नहीं, गर्भावस्था के दौरान से ही जीव की वृद्धि को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। इसीलिए यदि कोई महिला गर्भवती है, वो आयोडीन युक्त भोजन नहीं खा पा रही है तो उसके शरीर के अंदर पल रहे गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास नहीं होगा।
आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, मंदबुद्धि लड़के पैदा हो जाते थे। इस मंदबुद्धि लड़के पैदा होने का कारण यही था कि वहाँ पे जो भोजन वगैरह खाते थे ना, उसमें आयोडीन नहीं होती थी। और अपन को आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। तो जो पहले नमक खाते थे, मैं था पहले डली वाला नमक खाऊंगा, उसमें आयोडीन कम होता नहीं था। इस वजह से ये बीमारियाँ बहुत होती थी, मंदबुद्धि लड़के पैदा होना करना ये बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए, तो वो नमक जो उपयोग में लेते हैं वो किस प्रकार के लेते हैं? आयोडीन युक्त नमक लेते हैं। सॉरी, आयोडीन जो नमक है केवल नमक में ही नहीं होता, नमक के अतिरिक्त प्याज में भी आयोडीन पाया जाता है। यदि आपके शरीर में आप आयोडीन की भरपूर मात्रा रखना चाहते हो तो प्याज को खाइए, उससे भी आपको क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। यदि छोटे बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, अर्थात थायरोक्सिन नहीं बन पाता है, तब भी उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। भाई गर्भावस्था के दौरान तो उसको पूरा भरपूर आयोडीन मिला, कोई दिक्कत नहीं थी, उसका पूरा विकास हुआ। जन्म के बाद उसने खाना ऐसा खाना शुरू कर दिया जिसमें आयोडीन की क्या है? कमी है, तो फिर उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। मानसिक विकास ही नहीं, मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन भी इसी की उपस्थिति में काम करता है, तो शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। यदि शरीर में थायरोक्सिन नहीं बन पाए तो एक आम बीमारी हो जाती है जिसको गोइटर, कौन सी बीमारी कहते हैं? गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं, या इसको गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है पता है आपको? इनमें गड़ो हुई है नहीं, ये तो मातो उड़े फिरे यार, आमने जो ही गंज फंस के गलगटा हो गया लोग। अपन इस गोइटर को क्या बोलते हैं? गलगटे हो गए। यदि आपको ये गलगटे या गोइटर रोग हो जाता है तो अपने पास हर चीज का इलाज रहता है। आपा होता गोदारी जात किंगी है बिंकंजा बा हमणो इलाज करी। गोदारी के एक रहे लूण ले, कोयला ले, बस बांग मत फेरे, बस की गेर बिन फेंके थुड़ेंग में। अबे आप नमक ही ले रहे हो तो नमक को थुड़े में क्यों फेंको? नमक ने मैं बाड़ो मैं यानी, ताकि वो अंदर जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। आयोडीन मिलेगा तो क्या बढ़ेगा? थायरोक्सिन बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये रोग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में? पर अपने तो आप लगेगा, अपने यहाँ पे जितनी बीमारी नहीं है ना उतने डॉक्टर मौजूद है। लोगों ने जितनी बीमारियां नहीं है बिता इलाज करने वाला मौजूद है। हर चीज को इलाज यूं फेंक दे, यूं बीमारी हुई नहीं इलाज को यूं फेंक दे कि लो पकड़ो और करो इलाज। टाबर है छोटो, देखो ये ना, जैसे मान लो अपन ने ये कहा, अपन इसको ढूंढते हैं, गलंगटा हो यार का दौड़े जहाँ बीत गए हमारे गलंगटा हावड़ जी है, बालून मिर्च फेंके थोड़े ना गैर गलंगटा हावड़ करे, क्या कनेक्शन है इसका? मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया है। अब होता क्या है, आमृत के वे जनरली इसी प्रकार के इलाज चलते हैं। नो छोरो है हाव टाबर है, मैं पेशाब कर गयो तो के बिस्तर गिलो हो गयो, गिलो और का टाबर कूकी आप अगरबत्ती हम दौड़ा आप बिस्तर चेक को करा नहीं, अब अगरबत्ती लेना आवा क्यों? क्योंकि छोरे केटा की हो यानी पहला अगरबत्ती कर बस हो रहे कि अरे इंगे पेशाब की उड़ भले अगरबत्ती बुझाओ नहीं ये ठीक नहीं। छोरो थोड़ो कूक्यो, मान लो कोई भुट्टी लागूड़ हुई नहीं बिस्तर में है, टाबर का कांटो लागी और कूकी आप दौड़ा 5 रुपये नारियल ले मत मोड़ी बांधर फेर मेलदा छोरो अडी की बस बोलो रहे हो कि को रहे हो नहीं रहे हो तो हम चेक करेगी कांटो हाटो लागूड़ हुए, पहले चेक नहीं करते तो अपनी नहीं इलाजों पे जिंदा रहते हैं ना। ए इलाज नहीं हुए तो हम मामलो ठप हुई है। आजकल तो के ए जगह एडा इलाज करे नहीं, ए ऑनलाइन हो गया, फोन मत इलाज कर दे फोन चालू करके के गलगटा उड़ाए यहाँ गलगटा उड़ाए तो भाभी थी लूण ले मिर्च ले फेरी फोन करने एक फोन ही चिपाई रखो सभी हमने सब मामलो सेट हुई। ठीक है, तो ये क्यों होता है रोग? ये रोग इसलिए होता है कि शरीर में आयोडीन है कौन? आयोडीन नहीं है तो के को बने नहीं, थायरोक्सिन को बने नहीं। अब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो रक्त के अंदर इसका एक निश्चित स्तर होता है, उससे कम हो गया। अब ये रक्त घूमते घूमते कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में। इसको कौन नोट करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी खून में देगी इनकी, अरे में तो थायरोक्सिन है ही गुण, तो ये किसको कहेगा? ये पीयूष ग्रंथि को कहेगा। किसके थ्रू कहेगा? टीआरएच, अर्थात ये टीआरएच का निर्माण करेगा। जैसे इसके पास ये सूचना आई कि यार थायरोक्सिन की तो कमी हो गई तो इसको बढ़ाना। अब ये ट्राई करेगी बढ़ाने की। इसको क्या लगेगी? इसको ये लगेगा कि अभी जो मैं खप रही हूं ना इसमें मेरी ही कहीं कहीं कमी रह गई है,
इसलिए इसको ऐसा लगेगा कि मेरी जितनी कोशिकाएं हैं वो इसको बढ़ा पाने में असंभव है, इसलिए ये अपनी कोशिकाओं को बढ़ाना शुरू कर देती है। अर्थात इस थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, अधिक, ये अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। भाई जैसे मान लो कोई मोको है नहीं, मोके में काम करे, रोटी कम पड़ गई तो क्या करे, 4 आदमी भड़ लगा दे, 4 आदमी भड़ लगा दे, रोटी बना दे, सही गलत सेम को सेम ही तो है। अब इसको तो ये लगता है ना कि भाई जो थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है उसमें हो सकता है मियाँ कोशिका पूरी नहीं पड़े, तो आगे करे 4 कोशिका भड़ बना ले, अर्थात ये क्या हो जाती है, मोटी। जब ये मोटी हो जाती है तो गला फूला फूला, क्योंकि ये तो यही है, तो गला क्या दिखता है, फूला फूला, और गले में क्या आ जाती है, सूजन। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, गोइटर, घेंगार हो गया, गलगंड के नाम से जानते हैं। तो इसको ठीक करना है तो क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन। आयोडीन किसमें मिलेगा, गोइटर रोग हो जाता है तो कांदा खाओ, कांदा, कांदा नहीं मिलता है तो नमक खाओ। एक इसमें रोग होता है हाशिमोटो का रोग कहते हैं जिसको। उसमें क्या होता है, जब थायरॉक्सिन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है थायरॉक्सिन, और आयोडीन लेने के बाद भी वो पूरा नहीं बन पा रहा है, उस स्थिति में बाहर से दवाई देनी पड़ती है। उस दवाई में क्या मौजूद रहता है, आयोडीन। जैसे आप वो दवाई लेंगे तो वो एक प्रकार के प्रतिजन का काम करेगी, और शरीर में उस प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी बन जाएंगे, और वो प्रतिरक्षी ही इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देंगे, जिससे थायराइड ग्रंथि नष्ट होना शुरू हो जाती है। इसको हाशिमोटो का रोग के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफ यदि अपन बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के काम की, तो एक तो अपन ने कह दिया शरीर की वृद्धि करता है, मानसिक विकास करता है, इसके अतिरिक्त ये जो है ये शरीर के तापमान को नियत बना के रखता है। अपने शरीर का जो टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है, वो आपको पता हो तो एक निश्चित लेवल पे बना रहता है। उसको बना के रखने में भी कौन सा हार्मोन सहायक होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। छोटे शब्दों में कहे तो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है, और शरीर के तापमान को नियत बना के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अपनी कंप्लीट हो गई कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि अपन पढ़ेंगे ये जिसे कहते हैं एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी को वृक्क कहते हैं, इसलिए इसको अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि कहेंगे। इस ग्रंथि को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का हिस्सा मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स इसका 70 से 80% भाग बनाता है, जबकि मेडुला अर्थात मध्यांश जो है वो इसका केवल 20% या 30% भाग बनाता है। मतलब 80% है कॉर्टेक्स और 20% क्या है, मेडुला, या इसको हिंदी में कहें तो मध्यांश कह सकते हैं। यहाँ अपन इनको दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मध्यांश से अलग हार्मोन बनेंगे और कॉर्टेक्स वाले रीजन से अलग हार्मोनों का निर्माण होगा, इसलिए अपन इनको अलग अलग देख रहे हैं। इस ग्रंथि को, ये जो ग्रंथि है इसको ये भी कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम है इमरजेंसी ग्लैंड। नाम से पता चल रहा है इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी किन गए, कोई भी आने का आप चीज सोपड़ी इमरजेंसी में काम आए इसको इमरजेंसी या आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन का मतलब आपातकालीन, कालीन का मतलब समय, आपात का मतलब संकट, संकट के समय काम आने वाली ग्रंथि। और इसके द्वारा बनने वाले हार्मोनों को संकट मोचक हार्मोन कहते हैं। आमने संकट मोचक हनुमान जी है ना, संकट मोचक बजरंगबली हुआ कोई, तो आमने शरीर का संकट मोचक इस मेडुला के द्वारा बनने वाले हार्मोन है, जो कहाँ से बनेंगे, मतलब आमने शरीर का हनुमान जी है। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा बनने वाले हार्मोन जो अपने शरीर को क्या करते हैं, संकट से बचाने में सहायता करते हैं। अब संकट से बचाने में कैसे सहायता करेंगे, शरीर में संकट आयो तो तो है कौन तलवार ले दौड़ी भी संकट के ला रहे, ऐसा नहीं है। ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये भी किसकी उपस्थिति में काम करेगी, पीयूष ग्रंथि के निर्देश पे। और इस पे कौन सा काम करता है, एसीटीएच, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो एक प्रेरक हार्मोन है। ये भी इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एड्रिनोकार्टिको रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा, है ना। उस रिलीजिंग हार्मोन के कारण एसीटीएच बनेगा, वो एड्रिनल पे काम करेगा, जिससे एड्रिनल क्रियाशील होगी और क्रियाशील होकर ये शरीर में आगे नए हार्मोनों का निर्माण करेगी। मैंने कहा ये जो कॉर्टेक्स भाग है इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। तीनों भागों के अलग अलग प्रकार के हार्मोन होंगे। हालांकि उन हार्मोनों को कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। कॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, ये 3 प्रकार के हार्मोन बनेंगे जिनकी अपने जरूरत नहीं है। अपने केवल किताब में कौन से दे रखे हैं, मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन। इस ग्रंथि के द्वारा ये जो मेडुला पार्ट है इससे 2 प्रकार के हार्मोन बनते हैं।
ये जो अतिवृक्क ग्रंथि है, इसके मेडुला वाला हिस्से से कितने हार्मोन बनते हैं? 2, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रंथि एड्रीनल है तो हार्मोन एड्रीनेलिन है। ज़्यादा अपन को दिक्कत में, ज़्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संकट मोचक हार्मोन है जो हनुमान जी है ना अपने शरीर के, वो यही दोनों है। शरीर को संकट से निकालने का काम यही करते हैं। अब ये बनते कब हैं, स्थितियां कब है? जब शरीर संकट में आए। संकट का मतलब देखो, मैं आपको एक जनरल स्थिति बता देता हूं। मान लो आप किसी संकरी गली में से जा रहे हैं, हम एक ताज को डुबड़ दावे मारनो, संकट है और बहुत बड़ा संकट है ना। अब इस स्थिति से निपटने के लिए आपके शरीर में कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। समझ में आया? अब उस संकटकालीन परिस्थिति से निपटने में ये हार्मोन आपकी सहायता करेंगे, लेकिन स्थिति क्या है, वहां आपको निर्णय क्या लेना है, इसका निर्धारण आपका कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। भागता हुआ बेल आ रहा है, उसे लड़ना है, उससे भागना है। भागना है तो किस दिशा में भागना है, ये तो सारे सारे निर्णय कौन लेगा? दिमाग लेगा। ये एड्रीनलिन लेगा। एड्रीनलिन इन सब चीजों में से किसी भी चीज का निर्णय नहीं लेने वाला है। निर्णय लेने की क्षमता तो दिमाग पे है, लेकिन भागने के लिए आवश्यक स्थितियां कौन उपलब्ध करवाएगा? वो एड्रीनलिन करवाएगा। मान लो दिमाग ने कह दिया इधर भागो, अब भागने के लिए क्या चाहिए? हाथ पांव तेजी से दौड़ेंगे, है ना। तो शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? ज्यादा ऊर्जा होगी तो तेजी से भाग पाएंगे ना। तो ये ऊर्जा बढ़ाने का काम, इस ऊर्जा के निर्माण को प्रेरित करने का काम ये कौन करेगा? एड्रीनलिन करेगा। जब भी शरीर में गुस्सा वगैरह आता है ना, तो सबसे ज्यादा यही हार्मोन बनता है। जिसमें एड्रीनलिन का स्तर ज्यादा होता है, श्रवण ज्यादा होता है, उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है। कई लोग है नहीं, वो तो बड़ा ठंडो आदमी है, मतलब उसमें ये थोड़ा कम है। कहीं फटाक से री आ जाए, इसका मतलब ये उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा है। अमरी आवे न केवे थे देख सको, शरीर में दाना उपड़ जाए, चेहरो लाल हुई है, आँखें मोटी हुई है, रूह बैठा हुई है नहीं के होता है ना। ये सब, ये सारे के सारे गुण कौन उत्पन्न करता है? एड्रीनलिन हार्मोन। अर्थात जैसे ये बढ़ेगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, और रक्त प्रवाह जो है वो उन शरीर की उन मांसपेशियों की तरफ ज्यादा होगा जो शरीर को भगाने में, इधर करने में, मतलब हाथ पगा हम ज्यादा, ब्लड का प्रवाह हाथ पांव की तरफ ज्यादा होगा, पाचन तंत्र में कम हो जाएगा, है ना। हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। जो रक्त वाहिनियां हैं वो मोटी मोटी होती है ना, उनको एकदम से सिकुड़ के पतला कर देगा, जिससे ब्लड बहुत तेजी के साथ दौड़े। तेजी के साथ दौड़ेगा तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो कोशिकाओं को ऊर्जा अधिक मिलेगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी तो वो भागने में काम जरूर रहेगी। इन हार्मोनों को ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब फियर, फियर का मतलब डरना, डर के समय उत्पन्न होंगे। आप कहीं बैठे और अचानक सामने सांप आ जाए, डर है, उससे अधिक डर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस समय शरीर में क्या बनेगा? एड्रेनलिन बनेगा। फाइट, फाइट का मतलब लड़ना। भाई जैसे मान लो सामने बेल आ रहा है तो आप लड़ोगे नहीं, लेकिन सामने से कोई छोटा बच्चा आ रहा है या ऐसी स्थिति, छोटा कोई गुलरी आवे वो आम भिसे बिन तो आप आराम निपटा हुआ, कोई छोटो टोकड़ी आवे हम ताश गड़ो भी तो आप आराम हो भिड़ सका, है ना। तो भिड़ने के लिए कौन प्रेरित करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब भागना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं इसको। तो ये तीनों स्थितियां कौन सा हार्मोन उत्पन्न करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन। ये और स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए आपके पुराने ज़माने में खेल खेलता, जैसे मान लो कोई बाहर से आ रहा है घर के अंदर, तो आप भेज के मतलब पहले कर भेज है नहीं, जो वो आवाज करे हो, तो जैसे हो करता है तो शरीर में केवे एकदम झंझनी पैदा हो जाए, होती है कि नहीं होती है? तो शरीर में जो झंझनी पैदा होती है ना, वो ये करता है। कभी कि नहीं लड़ते देखिया, लड़ते देखिया नहीं जिना भयंकर लड़ाई हुए ना, आप साइड में उभी रहा, खुद लड़ते नहीं हो, खुद लड़े ना आप बरोबर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सका, क्योंकि आप यदि खुद लड़ा रहा हम शरीर में झाकन डूब गया कि के परिवर्तन हुए तो हम तो ठोक दड़ो कर देगी, ये स्थिति गलत हो जाएगी। तो दो दूसरे लड़ रहे हैं ना, उनको देखो तो आप बड़े मजे से उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। भी एड्रेनलिन का के प्रभाव है थान पूरा ही दी
है नहीं, लाल पीड़ो उड़ो और कई कई दूसन ढूक से कई हम बोली जाइए कौन है नहीं, घरी घनी आगे जो म्यू तो बोली जाए आप ही कौन, होता है कि नहीं होता है। तो ये सारा का सारा खेल कौन से हार्मोन करते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, दोनों के एक ही जैसे काम है, कोई ज़्यादा इनमें फर्क नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो ये अधिवृक्क ग्रंथि का जो मेडुला पार्ट है ना, ये लैंगिक हार्मोनों का निर्माण भी करता है। लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, महिलाओं में बनते हैं प्रोजेस्टेरोन कहलाते हैं, और जो पुरुषों में बनते हैं एंड्रोजन कहते हैं सामूहिक रूप से। तो ये एंड्रोजन का निर्माण करेगा और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण करता है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती है ना, उनमें उम्र बढ़ने के साथ दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाते हैं, होते हैं, वो तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन तो वृषण ग्रंथि में बनता है, वृषण ग्रंथियां महिलाओं में तो होती ही नहीं है, तो वो यहाँ से होता है। एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, ये टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जब उसका स्तर अधिक हो जाता है तो दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाते हैं। और कुछ पुरुषों के अंदर है जो प्रोजेस्टेरोन टाइप के हार्मोन बन जाते हैं, जबकि वो तो अंडाशय में बनते हैं। अपन ये सोचते हैं कि यार ये तो अंडाशय में है, तो प्रोजेस्टेरोन पुरुषों में कहाँ से हो सकते हैं, पुरुषों में यहाँ से हो सकते हैं। ये एड्रेनल ग्रंथि उन हार्मोनों को बनाती है, तो ये लैंगिक हार्मोनों का निर्माण भी करती है। तो लैंगिक हार्मोन केवल लैंगिक ग्रंथियों में ही बनते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, वो यहाँ से भी बन रहे हैं। ये पूछ ले कि इसका क्या प्रभाव है, तो ये हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है, मांसपेशियों को संकुचित करता है, रक्त का प्रवाह उन क्षेत्रों में करता है जो शरीर के संकटकालीन परिस्थितियों से निकलने में सहायता करते हैं। अर्थात पाचन तंत्र वगैरह होता है ना, इधर से हाथ वगैरह में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, जबकि हाथ पाँव की जो मांसपेशियाँ इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड के अंदर इसका जो है वो रक्त प्रवाह ज़्यादा रहेगा दिमाग की तरफ, क्योंकि उस समय सोचने विचारना बहुत ज़्यादा पड़ता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। तो ये सारे काम कौन करता है, ये दोनों हार्मोन मिल करके करते हैं। तो आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में जिसमें बाकी जो एक दो ग्रंथियाँ बची है उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक आपका समर्थन प्यार हमारी तरफ बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भाई साहब, बटन राइट यू, हाँ।